हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन का पार्ट 2 क्लास 5। और फर्स्ट पार्ट में तो हम तुम लोगों को बहुत सारा चीज़ बता चुके हैं बच्चों। अब सेकेंड पार्ट आता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, सोसाइटी की बात आएगी। फर्स्ट वीडियो में हम टॉपिक भी लिख दिए थे, इस वीडियो में सीधा शुरू करेंगे। चलो तो लेट्स स्टार्ट। चलो जैसा कि शुरू करते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन से शुरू करते हैं। अब ये रशियन रिवॉल्यूशन था क्या? रशियन रिवॉल्यूशन यहाँ पे आएगा, लेकिन उसके पहले सोशलिस्ट कंट्रोल लिए, टुक ओवर द गवर्नमेंट थ्रू अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन से सोशलिस्ट विच टॉक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये लोग करते हैं। अब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय द रशियन रिवॉल्यूशन। तो द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1971 में मोनार्की चला जाता है। कौन है मोनार्की? यहाँ पे आएगा। उस समय वहाँ पे मोनार्की थी, मतलब राजशाही, किंगशिप। और इस फॉल ऑफ मोनार्की एंड द इवेंट्स, उसके बाद अक्टूबर में बहुत सारे इवेंट होते हैं, उन्हीं को सारा मिला जुला के बुलाता है। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मली कॉल्ड रशियन रिवॉल्यूशन। सो तुम्हारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया। सेकेंड है, अब देखो यहाँ पे आता है रशियन एम्पायर इन 1970। एम्पायर मीन्स क्या होता है? साम्राज्य मीन्स वन कंट्री इज कंट्रोलिंग अदर कंट्री, एक कंट्री दूसरे कंट्रीज को भी कंट्रोल कर रहा है। 1914 में वहाँ का जो राजा था उसको किंग नहीं बोला जाता था, ही वाज कॉल्ड जार। जार निकोलस II रूल्ड रशियन एम्पायर पे शासन कौन करता था? जार निकोलस II। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद के इवेंट में। तो तुमसे पहला सवाल पूछा जाएगा, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ रशियन एम्पायर इन 1914। तो 1914 में फर्स्ट पॉइंट हम लिख दिए थे, ये क्वेश्चन था तुम्हारा। तो क्वेश्चन पॉज करके मेरी बातों को सुन करके तुम लोग लिख लोगे कि व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ रशियन एम्पायर इन 1914। तो स्टार्ट करोगे कि द जार निकोलस II रूल्ड ओवर रशियन एम्पायर इन 1914। फर्स्ट पॉइंट वाज ऑलरेडी गिवन, पहले दे दीजिए। अब उसमें क्या और आते थे, उसके आसपास मॉस्को जो वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, मॉस्को के चारों तरफ जो कौन कौन से कंट्रीज इंक्लूडेड थे। तो इसमें फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, पार्ट्स ऑफ पोलैंड है, यूक्रेन है, बेलारूस। देखो यूक्रेन पे ही तो अभी हमला किया हुआ है रसिया। और ये पैसिफिक ओशन तक, स्ट्रेचड टू द पैसिफिक ओशन, वहाँ तक फैला हुआ था। और उसमें आज एशियन, सेंट्रल एशिया के बहुत सारे स्टेट थे, उसके गुलाम समझ लो, जैसे ब्रिटिश का गुलाम हुआ करता था वैसे रशियन के भी गुलाम होते थे। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी थे एज वेल एज, देखो आज का नाम जो है जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान, ये भी शामिल थे। अब वहाँ का धर्म क्या था? हमारे यहाँ हिंदुइज्म है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन। तो वहाँ का रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च था। और ये रशियन ऑर्थोडॉक्स जो चर्च था, ये निकला था ग्रीक ओरिजिन से, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रशियन ही नहीं थे, यहाँ पे कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे, बुद्धिस्ट भी प्रेजेंट थे। मतलब समझ लो एक तरह का सेक्युलर स्टेट हुआ करता था। अब आगे यहाँ का हम लोग देखेंगे कि वहाँ का सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था। तो ये पॉइंट तो बच्चों तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन भी तैयार हो गया। अब आ जाएगा सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था। तो मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे, पहले हम बता देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा नोट्स लिखते कि मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे। 85% यहाँ लिखेंगे तो जरूर हम, 85% तो वहाँ फार्मर्स थे। फ्रांस की बात करो तो 40% है, जर्मनी की बात करो तो 50% है। तो ये सारा वहाँ का स्ट्रक्चर था। और मैक्सिमम इंडस्ट्री वहाँ कम हुआ करते थे। इंडस्ट्री अराउंड सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के अराउंड थे। साथ ही साथ वहाँ एक चीज़ और हम पहले बोलते चले जा रहे हैं, क्राफ्ट्समैन भी थे, कारीगर, जैसे बढ़ई हो गए, कारपेंटर, लुहार, एटसेट्रा एटसेट्रा। और कहीं कहीं पे तो ये बराबर नंबर में हुआ करते थे। तो पहला इसका स्क्रीनशॉट लो, तब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्या आता है हमारा इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी जैसा कि एज आई हैव स्टेटेड कि 85% रशियन। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, हम यहाँ से हट जा रहे हैं। तो 85% रशियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चरिस्ट था, जबकि कंपेयर कर दो फ्रांस में 40% लोग थे, जर्मनी में 50% थे,
फैक्ट्री, वहाँ बुक पे तुम्हारा लिखा हुआ फैक्ट्री वाज इन पॉकेट्स, पॉकेट्स में होता है स्मॉल इन नंबर। और कहाँ कहाँ मेन इंडस्ट्रियल, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को प्रोमिनेंट एरिया थे। मोस्ट फॉर प्रोडक्शन कहाँ होता था, बाय द क्राफ्ट्समैन किया करते, क्राफ्ट्समैन वही कारीगर, बढ़ई जिसको कारपेंटर बोलते हैं, आयरन स्मिथ बोलते हैं, मेनी मोर। बट लार्ज फैक्ट्री थे वो सब क्राफ्ट्स वर्कशॉप के आसपास थे। रेलवे का नेटवर्क फैला और 1890 में बहुत सारी फैक्ट्रियों का सेटअप हुआ और उसके होने से क्या हुआ, कोल प्रोडक्शन डबल हो गया और आयरन का प्रोडक्शन क्वाड्रपल्ड हो गया, मतलब 4 टाइम हो गया। और 1990 में कुछ एरिया में तो जितने फैक्ट्री वर्कर्स हैं उतने ही क्राफ्ट्समैन हैं, इक्वल इन नंबर थे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। ये तुम्हारा था व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन द रशियन एट द टाइम ऑफ द जार। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंडस्ट्रीज उस समय जब रशिया, आज तो रशिया क्या है, रशिया पूरा सोशलिज्म फॉलो करता है। एवरी सर्विस इज अंडर द गवर्नमेंट साइन, सारा कुछ हर चीज, हॉस्पिटल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, स्कूल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। वहाँ सोशलिस्ट सोसाइटी, हमारा मिक्स्ड सोसाइटी है। वहाँ की इकोनॉमी की बात करें, हमारी इकोनॉमी अगर अमेरिका चले जाओ, यूएसए एटसेट्रा, तो यूएसए है, जापान द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, मार्केट का कंट्रोल है। तो रशिया में चले जाओ तो पूरा गवर्नमेंट, क्या करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, सब गवर्नमेंट के हाथ में है। किस किस मेथड का इस्तेमाल करना है, गवर्नमेंट के हाथ में है। हमारी इंडिया ने फॉलो किया, दोनों का मिक्स्ड बना दिया। तो ये पूरा सोशलिस्ट सोसाइटी था। लेकिन इसके पहले इसका जो स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। टॉपिक नंबर 2.2 ही है। अब यहाँ देखिए कि जैसा हम बोले कि ज़्यादातर इंडस्ट्री जो थी प्राइवेट लोगों के हाथ में थी और वहाँ क्राफ्ट वर्कशॉप में देखो वर्किंग आवर्स वेरी लॉन्ग हुआ करते थे। क्राफ्ट वर्क्स में तो 15 आवर्स, 24 घंटे में 15 घंटे काम करना है। फैक्ट्री में जाओ तो 10 to 12 आवर्स। फैक्ट्री इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उनका काम था कि इसको सुपरवाइज करना है कि वर्कर्स से ज़्यादा काम तो नहीं लिया जा रहा है, बट तो भी इतना हो जाने के बावजूद ये कंडीशंस था। और जो इंडस्ट्री वर्कर्स ने अपना ग्रुप बना के रखा था, सम वर्कर्स हैड द स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद देयर विलेजेस से बहुत बड़ा लिंक था। हम उसमें मेन पॉइंट तुम लोग का लिख दिए हैं, बस इसमें छोटा छोटा MCQ आएगा, ये सब आ जाएगा। जो मेटल वर्क्स थे पीटरबर्ग के, वो अपने आप को सुपीरियर सबसे ऊंचा समझा करते थे। एक मेटल वर्क का बयान भी स्टेटमेंट है कि मेटल वर्क्स कंसीडर देमसेल्व्स एज एरिस्टोक्रेट अमंग वर्कर्स, क्योंकि जिसके पास जितना स्किल होगा, जिसके पास जितनी कारीगरी होगी, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सुपीरियर या एरिस्टोक्रेट मींस ये था सुपीरियर। और फीमेल की बात करें तो फीमेल वहाँ पे फीमेल 30%, 1% ऑफ फैक्ट्री लेबर थे 1914 का। लेकिन फैक्ट्री वर्क में भी वहाँ फीमेल के साथ सेम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता था, उन्हें मेल से कम पैसा दिया जाता था। और इसके वजह से स्ट्राइक होना शुरू किया, जो उन्होंने वर्कर्स ने अपना ग्रुप सोसाइटी वहाँ से ये क्या है, रसिया का एक आता है वर्ड आता है सोशलिज्म, आता है सोवियत वर्ड आता है ग्रुप। तो यहाँ फैक्ट्री वर्कर्स ने अपना ग्रुप बनाया, उन्होंने स्ट्राइक, ये क्यों ग्रुप बनाया था, अपने डिस्ट्रेस में जो वर्कर्स आएंगे उनके मदद के लिए। तो 1896 से 1897 तक लगातार फ्रीक्वेंट वहाँ पे स्ट्राइक्स हुआ करते थे। और मेटल इंडस्ट्री में पहला स्ट्राइक हुआ था 1902 में हुआ था। अब वहाँ से ये तो हम लोग वर्कर्स की बात कर लिए। अब चले जाओ रसिया, पीजेंट्स जो लिखे हैं, पीजेंट्स का क्या कंडीशन था, जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी हम लोग पढ़ रहे थे। तो पीजेंट्स का यही कंडीशन था 1902 में कि पीजेंट्स ने भी अपना ग्रुप बना के रखा था। और फ्रांस के जस्ट कॉन्ट्ररी अपोजिट वहाँ के पीजेंट्स का एकदम रवैया, जैसे फ्रांस में तो नॉबल्स एंड ये क्या बोलते हैं क्लर्जी का वो लोग रिस्पेक्ट किया करते थे, ये लोग रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे। इन्होंने अपना ग्रुप बनाकर बड़े डीपली रिलीजियस थे। ऑल द रशियन फार्मर्स वेयर डीपली रिलीजियस, बट दे डिड नॉट रिस्पेक्ट द क्लर्जी एंड नोबिलिटी का रिस्पेक्ट नहीं करते थे। और इसके चलते द कंडीशन वाज बिकमिंग डिटीरियोरेशन, इन द कंडीशन ऑफ डिटीरियोरेशन, खराब कंडीशन में होता जा रहा था। और 1902 के आसपास क्या हुआ, साउथ रशिया में दे स्टार्टेड मर्डरिंग द लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड का मर्डर करना शुरू किया। 1900 तो बहुत सारे साउथ रशिया में इतने सारे लैंडलॉर्ड का मर्डर हुआ कि रशियन गवर्नमेंट तक डर गई। और इन 1905 में पूरे रशिया में होने लगा।
अब रसिया के जो पीजेंट थे एकदम अलग थे। वो अपने आप को शुरू से खुद से बोला करते थे कि वी आर सोशलिस्ट, हम लोग सोशलिस्ट हैं। कैसे सोशलिस्ट हैं? दे पुल्ड देयर लैंड। सपोज कि दिस इज द लैंड ऑफ फार्मर ए, फार्मर बीज लैंड, सी का लैंड है, डी का लैंड है, ई का लैंड है, एफ का लैंड है। ये सारा का सारा लैंड को ये लोग एक साथ पूल कर दी, मतलब कंबाइन कर दिया, और ये लैंड पूरा एक साथ ऐसे आ गया। ये जो बीच में जो बंड था, मतलब हम लोग हिंदी में बोलते हैं मेड़, तो बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, तो इस प्लेस पे भी हो गया। और ये लोग अपने आप को कम्यून बोलते थे। कम्यून मतलब होता है मीर, मतलब का ग्रुप। और सारे अपने शेयर के अनुसार अकॉर्डिंग टू देयर व्हाट वाज द शेयर इन लैंड, अकॉर्डिंग टू दैट दे डिवाइडेड देयर प्रोड्यूस, और उसी के अनुसार अपना प्रोड्यूस को वो लोग डिवाइड कर दिया करते थे। तो तुम्हारा ये 2.2 कंप्लीट हो गया बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तब हम आगे प्रोसीड करते हैं। दूसरा बात आता है कि हमारा 1 मिनट कि रसिया में 1940 के बाद से पहले पूरा जितनी भी पार्टियां थी सब इलीगल थी। गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट द पॉलिटिकल पार्टी। जब पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करती थी, उनके मेंबर्स को हरास किया जाता था, इवन दे वर जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन 1898 में मार्क के आइडिया को फॉलो करते हुए कुछ लोगों ने वर्कर्स पार्टी फॉर्म किया। हाँ, हाउएवर इतना होने के बावजूद सारी पार्टी सेक्रेट फॉर्म में काम करती थी, अंडरग्राउंड काम करती थी। कुछ लोगों का सोचना था, सम पर्सन थॉट दैट द पीजेंट्स का जो आइडिया था कि कम्यून बनाने का, पूलिंग द लैंड एक साथ मिलाने का, उसके चलते पीजेंट्स ही रिवॉल्यूशन कर सकते हैं, नॉट द वर्कर्स। और इन्हीं को कुछ सोशलिस्ट ने सपोर्ट किया, और सोशलिस्ट ने सपोर्ट करते हुए क्या किया, उन्होंने एक फॉर्म की एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1900 में बनाया, जो कि इन्हीं ने पीजेंट्स के राइट के लिए स्ट्रगल किया, उनकी लड़ाई की। और इन्होंने एक डिमांड किया कि जो लैंड बिलोंगिंग नॉबल्स है, नॉबल्स का जो जमीन है, नॉबल्स की जमीन को ट्रांसफर कर देना चाहिए, पीजेंट्स के हाथों में ट्रांसफर कर देना चाहिए। एंड यहीं पे एक नाम और आता है लेनिन का कहना था कि ही यूज्ड टू से कि the workers were not organized, the revolutionaries were not organized, so he had the different view। और डिफरेंट व्यू को लेते हुए पार्टी, इसी पार्टी में से दो डिवीजन हो जाते हैं, एक मेंशेविक हो जाता है, एक बोल्शेविक हो जाता है। तो इसी में आते हैं, लेनिन का नाम आता है। तो लेनिन बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, और उनका क्या करना था कि पार्टी मेंबर्स शुड बी डिसिप्लिन्ड, the number of the member should be controlled, कि not everybody जिसको आए वो मेंबर नहीं बन जाए, जिसको जो कंट्रोल नंबर मेंबर, जो क्वालिटी मेंबर में हो, जो लोग ढंग से रिवॉल्यूशन कर सके, उन्हीं को। तो ये बोलता भी है कि एनकरेज डिसिप्लिन एंड कंट्रोल नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, और ये मेंटेन है, क्वालिटी ऑफ मेंबर्स को मेंटेन करे, जिसको तिसको पकड़ के नहीं जाना है, जो आदमी सही है, जो रिवॉल्यूशन के लायक है, एबल्ड फॉर द रिवॉल्यूशन, दैट। उसी में जो दूसरा उसका हिस्सा था मेंशेविक का कहना था कि पार्टी सबके लिए खुली होनी चाहिए। तो देखो, एक है सोशलिज्म इन रसिया है, तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा नोट्स तैयार हो गया है। जितने भी पॉइंट वाइज हम दे रहे हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इसमें सब कंप्राइज करेगा। उसमें ये सब पार्ट जो आएंगे, 1900 आएगा पार्टी, वर्कर्स पार्टी वाज फॉर्म्ड है, सोशलिस्ट पार्टी 1900, लेनिन का नाम आएगा, मेंशेविक पार्टी आएगी, बोल्शेविक पार्टी आएगी लेनिन की। ये सारे के सारे पार्ट आ जाएंगे, तुम्हारे एमसीक्यू के क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे पूछा जाएगा हु वाज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी, लेनिन। दिस इज नॉट गिवन, अदर नेम इज देयर आल्सो, आई विल टेल यू अबाउट द नेम। सो ये पार्ट हो गया सोशलिज्म 2.3 कंप्लीट। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, हम तुम लोग को वक्त दे रहे हैं। हाँ, एक बात और, इसको आने के पहले ये सारा एवरीथिंग वाज मेकिंग ए बैकग्राउंड फॉर द रशियन रिवॉल्यूशन का। कैसे रिवॉल्यूशन हुआ, उसके पहले क्या परिस्थितियां थी। अब जब आएंगे हम लोग 1905 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा, जार के अगेंस्ट होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो आई मस्ट प्रोसीड टू द। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है ए टर्बुलेंट टाइम, द 1905, जिसको 1905 रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। उस समय तक रसिया एक ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी मीन्स एक आदमी का साम्राज्य, जार का साम्राज्य, और जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट उससे कोई सवाल नहीं कर सकता है।
और 1905 में लिबरल्स क्या किए, सोशल डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी डिमांड किए कॉन्स्टिट्यूशन का। इन लोग बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए हमें जिसके अंदर जार किंग भी आ जाए। एंड इनको कौन सपोर्ट किया, सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट ऑफ पोलैंड। देखो पोलैंड जो आज अलग कंट्री है, कभी रसिया का एम्पायर हुआ, एम्पायर के अंदर आता था। और जेडिटिस्ट ने सपोर्ट किया। ये जेडिटिस्ट कौन लेते थे, मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर में, जो मुस्लिम लोगों में सुधार चाहते थे। अब यहाँ पे आगे जो घटनाएं होती हैं, जो कुछ पॉइंट हम नहीं लिखे हैं उसमें की जो घटनाएं होती है कि 1904, ये हम नहीं लिखे हैं, ये सिर्फ यहाँ लिख देना है, इसको रिमूव भी कर देना। 1904 वाज वेरी बैड फॉर द रसिया। रसिया के लोगों के लिए बुरा समय था, बैड हार्वेस्ट हुआ था। द प्राइसेज ऑफ द एसेंशियल गुड्स रोज, मतलब जो आवश्यक सामानें थी उनकी कीमत इतनी बढ़ गई थी, 20% कीमत बढ़ गई थी रियल वेज का, उन्हें परेशानी हो रही थी। इसके साथ साथ वर्कर्स का एक पुटिलोव आयरन वर्क्स है, पुटिलोव आयरन वर्क्स में 4 वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया। 4 वर्कर्स में डिसमिस कर दिया गया तो 11,000 लोग इनके फेवर में आ गए और स्ट्राइक करना शुरू किए, स्ट्राइक करना किए, डिमांड करना शुरू किया। और ये जब डिमांड इन लोगों का पूरा नहीं होने पाया तो इन लोगों ने रैली निकाली। इसी में एक नाम आता है फादर गेपोन का। फादर गेपोन के लीडरशिप में लोग क्या किए कि विंटर किंग जब विंटर के समय अपना पैलेस बनवा के रखा था जाए, वहाँ रहा करता था, तो वहाँ ये लोग रशियन लोग अपना लेकर के चले गए। फादर गेपोन के लीडरशिप में अपना एक रैली प्रोसेसन लेके चले गए। लेकिन इसमें जर्मन ये रशियन पुलिस ने अटैक किया। कोसेक्स वहाँ की एक स्पेशल पुलिस है, उन लोगों ने अटैक किया और इस अटैक में 100 वर्कर्स मारे गए और 300 किल्ड हो गए। इस इंसिडेंट को बुलाता है ब्लडी संडे। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो ये शॉर्ट आंसर का भी इन प्रोसेस ऑफ द वर्कर्स के डिमांड के लिए लोग प्रोसेसन फादर गेपन के लीडरशिप में दे रीच देयर, दे वर अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कोसेक्स एंड द 100 वर किल्ड, 300 वुंडेड। दिस इज नोन एज द what we say the bloody Sunday। हाँ, एक और बात, टर्बुलेंट टाइम द 19। टर्बुलेंट का मतलब होता है क्या, उथल पुथल चारों तरफ कंट्री में बचा हुआ है, तबाही मचा हुआ है। कोई इधर क्रांति कर रहा है, कोई इधर रिवोल्यूशन कर रहा है, वर्कर्स का रिवोल्यूशन, फार्मर्स का रिवोल्यूशन, देखो एक रिवोल्यूशन। और इसी के बाद जो घटनाएं होती हैं, यही इवेंट को इस इवेंट के बाद एक स्टार्ट किया सीरीज ऑफ इवेंट्स का सीरीज लग जाता है, यहाँ पे वहाँ पे, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1905 रिवोल्यूशन। तो पूछा जाएगा व्हाट इज 1905, फ्रॉम हियर टू हियर यू विल राइट 1905 रिवोल्यूशन। और इस रिवोल्यूशन में क्या किया, जाट तो अलाउ कर दिया क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कंसुलेटिव, जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसी तरह इलेक्टेड पार्लियामेंट जिसको ड्यूमा। लेकिन जार डिड नॉट वांट द क्वेश्चनिंग ऑन हिज ऑथोरिटी। वो नहीं चाहता था कि हमसे भी क्वेश्चन पूछे कि क्यों ऐसा हुआ। He was not ready to give them. He was dissatisfied with the Duma and वो क्या किया कि Duma को dismiss कर दिया within 75 days। पूछा जाएगा what is Duma? The one elective consultative parliament which was allowed by the Tsar is known as Duma and within 75 days इसको dismiss कर दिया, खत्म कर दिया। और दूसरा Duma वो within 3 months कर दिया। और इसका एक लास्ट टॉपिक दिया था बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब हम उसको भी लिख देते हैं। तो उसी 5th पार्ट का ये लास्ट पार्ट है, वो चेंज कर दिया, वोटिंग लॉ ही बदल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी अथॉरिटी पे कोई क्वेश्चन करे। उसने 3rd डिमा को भी उसको भी खत्म कर दिया। और उसके बाद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन के मदद से वो पैक करके बनाया नया पार्लियामेंट। और उससे देखो खास बात है, लिबरल्स को अलग रखा, रिवोल्यूशनरी को। कंजर्वेटिव जो पुरातन पंथी, जो लोग पुरानी विचारधारा के हैं, जो किंगशिप, नोबलशिप, क्लर्जीशिप को एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ बनाया, इन दोनों को दूर रखा गया। तो ये बच्चों आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले क्लास में करेंगे पार्ट 3, बिकॉज एक साथ करोगे तो तुम्हें भी समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पार्ट बाय पार्ट तुम लोग कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट इज फिनिश्ड, वी विल प्रोसीड इन द 3rd इफ इट विल बी पॉसिबल। अगर पॉसिबल होता है तो 4th भी उसी में कर देंगे। सो थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग, गुड बाय, वी विल मीट अगेन इन द 3rd पार्ट।